में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के पॉलिटिकल साइंस के केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम सब्जेक्टिव का आंसर बताए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 38 तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को इतना क्वेश्चन देख रहे हैं, सबका आंसर हम बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि बेंथम व मिल के उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में लगातार सभी प्रश्नों का आंसर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। 18 नंबर में सामाजिक समानता का वर्णन करें। 19 नंबर में समानता के आर्थिक पहलू पर विचार करें। और 20 नंबर में है जॉन राल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें। और 21 नंबर में समानता और न्याय में क्या संबंध है। ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 22 नंबर में अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या है। और 23 नंबर क्वेश्चन में अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की विवेचना करें। और 24 नंबर क्वेश्चन में कानूनी अधिकार से आप क्या समझते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन में है नैतिक और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। और 27 नंबर क्वेश्चन में कानून की परिभाषा दे। 28 नंबर क्वेश्चन में कानून के विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें। और 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है मानव अधिकार की प्रासंगिकता क्या है। और 30 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक रहेगा, जिनमें से चुन करके किन्हीं 4 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 का आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक प्रकृति की विवेचना करें। और 32 नंबर में है राजनीति विज्ञान के अध्ययन की कौन सी प्रमुख पद्धतियां हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। और फिर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राष्ट्र को परिभाषित करें, राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का वर्णन करें। और 34 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्र की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की विवेचना करें। और फिर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है संप्रभुता क्या है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। और 36 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और फिर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है समानता की परिभाषा दीजिए तथा इस कथन की समीक्षा कीजिए कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है। और 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। चलिए फिर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेंथम व मिल के उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बेंथम का मानना था कि किसी भी कार्य की नैतिकता का मापदंड अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख है। ठीक है, जबकि मिल ने सुखों के प्रकार में अंतर किया और उच्च व निम्न सुखों के बीच भी अंतर किया। किसने? मिल ने। ठीक है, स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता इतिहास में वर्ग संघर्ष हमेशा से रहा है। इतिहास में जो वर्ग संघर्ष है वो हमेशा से चलता आ रहा है। एक वर्ग पूंजीपतियों द्वारा दूसरे वर्ग मजदूरों का शोषण किया जाता है। इतिहास में वर्ग संघर्ष हमेशा से चलता आ रहा है, जहां पूंजीपतियों के द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है। ठीक है, ये किनका विचार था? कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि सामाजिक समानता का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि किसी समाज की वह अवस्था जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो, उसे सामाजिक समानता कहते हैं। नहीं, कोई भी समाज हो, वह अवस्था समाज की जिसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो, ठीक है, उसे ही सामाजिक समानता कहा जाता है। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समानता के आर्थिक पहलू पर विचार करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और संपत्ति तक समान अवसर के पहुँच ही सामान्य आर्थिक पहलू कहलाता है। यानी सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो, रोजगार प्राप्त हो और संपत्ति तक पहुंच बने समान रूप से, यही अवसर क्या कहलाता है? आर्थिक समानता का आर्थिक पहलू कहलाता है।
चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समाज में हर व्यक्ति को समान बुनियादी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ये जॉन राल्स जो हैं वे कहते हैं कि समाज में हर व्यक्ति को समान बुनियादी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उनका सिद्धांत यही है, ठीक है। उन्होंने 2 सिद्धांत को दिया था, जिनमें से पहला सिद्धांत को इसमें हम लिख दिए हैं। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। समानता और न्याय में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि समानता और न्याय दोनों ही एक दूसरे के अभिन्न होते हैं। ये जो समानता और न्याय होते हैं दोनों ही एक दूसरे के अभिन्न होते हैं। एक समान और न्यायपूर्ण समाज वह है जो इन दोनों के मानकों को पूरा करता है। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अधिकार के आवश्यक लक्षण वे होते हैं जो व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी अधिकार के जो आवश्यक लक्षण होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ अपने जीवन को जीने के लिए आवश्यक होते हैं और सामाजिक रूप से उन्हें मान्यता प्राप्त होते हैं। अधिकार के आवश्यक लक्षण कहलाते हैं। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की विवेचना करें तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यह अधिकार समाज या राज्य के द्वारा दिए गए होते हैं। यानी जो अधिकार के वैधानिक सिद्धांत होते हैं वो अधिकार समाज या राज्य के द्वारा दिए गए होते हैं और यह अधिकार कानून के माध्यम से परिभाषित और संरक्षित होते हैं। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में कानूनी अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश के कानून द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? तो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के कानून के द्वारा उस देश के नागरिकों को दिए जाते हैं और उनकी रक्षा कानून के द्वारा ही की जाती है। उसे कानूनी अधिकार कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है नैतिक और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि कानूनी अधिकार कानून द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर होते हैं। ये जो कानूनी अधिकार होते हैं वे कानून के द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर ही होते हैं, जबकि नैतिक अधिकार किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी जो नैतिक अधिकार होता है वो किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों पर ही आधारित होता है, नैतिक अधिकार कहलाता है। लेकिन वहीं कानूनी अधिकार की बात की जाए तो कानून के द्वारा जो तय किए गए नियम हैं उन्हीं नियमों के आधार पर कानूनी अधिकार होते हैं। ठीक है, चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अधिकार व्यक्ति को कुछ लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाते हैं। यानी अधिकार जो हैं वो व्यक्ति को कुछ लाभ प्राप्त करने का हकदार बनाते हैं, जबकि जो कर्तव्य हैं वो किसी व्यक्ति को समाज या राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाध्य करती हैं। जो कर्तव्य होता है वो किसी भी व्यक्ति या समाज को राज्य के प्रति जो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाने के लिए बाध्य करती हैं। क्या कहलाती हैं? कर्तव्य कहलाती हैं। लेकिन जो अधिकार होते हैं वो व्यक्ति को कुछ लाभ प्राप्त करने का हक प्रदान करती है। ठीक है, चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कानून का परिभाषा दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कानून नियमों का एक समूह होता है। कानून क्या होता है? तो नियमों का एक समूह होता है जिसे सामाजिक या सरकारी संस्थाएं बनाती है और इसे लागू भी वही करती है। ठीक है, कानून कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि कानून के विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें। तो इसमें कानून के विभिन्न स्रोतों में संविधान, विधान, विधेयक, यहाँ विधायक हो गया है, विधेयक होगा। ठीक है, परंपरागत कानून और अदालत के निर्णयों पर आधारित कानून होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? कानून के विभिन्न स्रोत होते हैं। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानव अधिकार की प्रासंगिकता क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सभी मनुष्यों की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करना ही मानव अधिकारों की प्रासंगिकता कहलाती है। यानी मानव अधिकार की प्रासंगिकता क्या कहलाती है? तो सभी मनुष्यों की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा करना ही मानव अधिकारों की प्रासंगिकता कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जहां एक ही राष्ट्र के लोग रहते हैं।
कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ एक ही राष्ट्र के लोग रहते हैं और एक ही सरकार द्वारा उन सभी लोगों पर शासन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक प्रकृति की विवेचना करें, यानी अंतर करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में यही अंतर होता है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में राज्य और सरकार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में शक्ति और सत्ता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के कौन कौन से प्रमुख पद्धतियां हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कई पद्धतियां हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कई पद्धतियां हैं, जैसे कि अनुभवजन्य तरीके, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन इत्यादि। इन पद्धतियों का इस्तेमाल करके राजनीति विज्ञान को राजनीति व्यवस्था, सरकार, शक्ति और राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करने में मदद मिलती है। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दीर्घोत्तरीय से 4 ही क्वेश्चन आपको लिखना है। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्र को परिभाषित करें और राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का वर्णन करें। तो इसमें आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिख देना है। ठीक है, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 और 30 का आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिख देना है, बस वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्र की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की विवेचना करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्र की उत्पत्ति सामाजिक विकास की प्रक्रिया से हुई है। राष्ट्र की उत्पत्ति सामाजिक विकास की प्रक्रिया से हुई है। इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि राष्ट्र की शुरुआत जनजाति आदिवासी प्रशासन के रूप में हुई और आगे चलकर यह शहर, राज्य, साम्राज्य और सामंती राज्य के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।